जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और यह गारंटी है कि आप लोग बहुत ही खुशी के साथ इसको पढ़ोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो इसमें कराने जा रहे हैं सब बोर्ड पेपर में आने वाला है। अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो पक्का 70 में 70 नंबर विज्ञान में लेके आओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसी जोश और इसी होश के साथ हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी होगी। क्या दिया पहला क्वेश्चन बेटा? पहला क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या दिया है बाबू? वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी होगी। कितनी होगी बेटा? फोकस दूरी होगी। ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। पहला दिया है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है r/2, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा, दूसरा दिया है 2r, और तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा, कितना दिया है? r, और चौथा दिया है बेटा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताना बेटा कि इसकी वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी क्या होगी, आप लोगों को बताना है। तो बाबू दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है r बराबर होता है 2f, या f बराबर होता है बेटा r/2 होता है। क्या होता है? r/2। जो फोकस दूरी होती है बेटा वह वक्रता त्रिज्या की दुगुना होती है, या जो वक्रता त्रिज्या होती है वह बेटा फोकस दूरी की क्या होती है? आधा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। क्या होगा बेटा कि r/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बेटा किसमें होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है बेटा? पहला ऑप्शन दिया है कांच का, ए वाला दिया है बेटा किसका? कांच का। दूसरा बी वाला दिया है बाबू जल का, किसका दिया है? जल का। और सी वाला दिया है बेटा हीरे का, किसका दिया है? हीरा का। और डी वाला दिया है बाबू कौन सा दिया है? निर्वात का। क्या दिया है? निर्वात का। तो बाबू पूछा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आपको बताना सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होगा वह बेटा किसका होगा? कांच का होगा, जल का होगा, या हीरे का होगा, या निर्वात का होगा? तो जानते हो बाबू मेरे लाल, जो सबसे कम अपवर्तनांक होता है, सबसे कम निर्वात का होता है, और सबसे अधिक जो होता है बेटा, सबसे अधिक हीरा का होता है। हीरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण आंख का गोलक क्या होता है बेटा? दिया है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है बेटा? आंख का गोलक क्या होता है बाबू मेरे लाल? पहला ऑप्शन दिया है ए दिया है, क्या दिया है? ए कि वो छोटा हो जाता है, क्या होता है? छोटा हो जाता है। दूसरा दिया है बी बेटा, बी वाला क्या दिया है कि बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हो जाता है। तीसरा दिया है बेटा क्या? डी सी दिया है बेटा समान रहता है, क्या होता है बेटा? समान रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक हो गया बेटा डी वाला, डी वाला क्या होगा बेटा? डी वाला ऑप्शन दिया बेटा कि इनमें से कोई नहीं,
डी दिया बेटा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना बेटा दूरदृष्टि दोष के कारण आंख का गोलक जो होता है क्या होता है, छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है या समान रहता है या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बेटा कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। तुम लोग क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, दूरदृष्टि दोष को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा। दूरदृष्टि दोष कहा गया बेटा, दूरदृष्टि दोष आंख का गोल। बेटा दूरदृष्टि होता क्या है, इसमें क्या होती है बेटा, दूर की वस्तु दिखाई देती है। क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्या होता है बेटा, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती बेटा, क्योंकि जो आंख का गोलक होता है मेरे लाल वह छोटा हो जाता है, और जो यहाँ पे मान लो लेंस होता है बेटा, क्या रहता है, लेंस रहता है आंख में। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बेटा जाके किस पे बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। तो रेटिना पे नहीं बनता है बेटा, आंख का गोलक छोटा हो जाता है, तो क्या होती है, प्रतिबिंब बाहर बनने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो मतलब आंख का गोला छोटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब बेटा जब दूरदृष्टि दोष रहेगा तो यहाँ पे ना बन के इसके पीछे जाके कहीं पे बनेगा। तो हमें क्या करना रहेगा, इसको सही करना रहेगा। सही करने के लिए कि क्या करेंगे कि यह प्रतिबिंब यहाँ पे ना आके बने, यहाँ पे बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है बेटा, उसको बटोर देता, सिकोड़ देता। तो क्या होगी किरण बेटा, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाए, ऐसे जाते हुए यहाँ पे बनेगा। तो बेटा इसका निवारण क्या होगा, इसमें चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और क्या होता है बेटा, आंख का जो गोलक होता है वह छोटा हो जाता है। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बाबू, क्या होता है, आंख का गोलक छोटा हो जाता है। इसका ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आप लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, किलोवाट, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। इसको मिटाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो क्या दिया बेटा, किलोवाट घंटा, कौन सा क्वेश्चन है, शायद 5वां नंबर। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है बेटा, यह बताना आप लोगों को। मात्रक होता है, पहला दिया है बाबू ऊर्जा का, किसका दिया है, ए ऑप्शन दिया है ऊर्जा का। बी ऑप्शन दिया है बेटा शक्ति का, किसका दिया है, शक्ति का। डी वाला ऑप्शन दिया है बेटा, डी दिया है चुंबकीय क्षेत्र का, किसका दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका दिया बाबू मेरे लाल, चुंबकीय क्षेत्र का। ए बी ए सी रहेगा, सी। और डी वाला दिया बेटा इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, अगर किलोवाट पूछा होता, किलोवाट जो होता बाबू यह शक्ति का होता, लेकिन किलोवाट घंटा पूछा है, तो जो किलोवाट घंटा होता है मेरे लाल, मेरे हीरो, यह किसका होता है, वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बेटा, क्या होगा, ऊर्जा इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। आप लोग बेटा फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का दोनों नियम पढ़े हो। क्या पढ़े हो बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। तो बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, पहला दिया बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। डी दिया है बाबू धारा की दिशा को। क्या दिया है बेटा, धारा की दिशा को। सी दिया है बाबू, सी दिया है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, बल की दिशा को। और डी वाला ऑप्शन दिया है बेटा इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग बताओ
इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी से आप लोग बताओ। क्या दिया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या बताता है बेटा? जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है बेटा? यह धारा की दिशा को बताता है। किसको निरूपित करता है बेटा? धारा की दिशा को। और बाएं हाथ का नियम जो होता है बेटा, किसकी दिशा को बताता है? बल की दिशा को। बाएं हाथ का नियम क्या बताता है बेटा? बल की दिशा को। और दाएं हाथ का नियम बताता है बेटा धारा की दिशा को। तो क्या क्या हो जाएगा? बी इज द हमारा राइट आंसर। धारा की दिशा हमारी क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कर लोगे आप लोग बिंदास, इनमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बेटा कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा? ए वाला ऑप्शन दिया बेटा इसमें आई स्क्वायर आर। क्या दिया है? आई स्क्वायर आर। बी वाला ऑप्शन दिया है बेटा आई आर स्क्वायर। क्या दिया है? आई आर स्क्वायर। सी वाला दिया है बेटा वी इंटू आई। क्या दिया है? वी आई। ठीक है, उसके बाद बेटा डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला दिया है वी स्क्वायर बाई आर। आपको बताना बेटा कौन सी पद ऐसा है जो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आप लोग जल्दी से बताओ बाबू। P इक्वल टू, हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, P इक्वल टू V इंटू आई, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, V इंटू आई ये तो नहीं होगा बेटा, विद्युत शक्ति को यह निरूपित कर रहा है। ठीक है, एक पढ़े थे बेटा P इक्वल टू क्या होगा? V बराबर होता है I इंटू आर, यहाँ पे I है बेटा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर आर कहीं पे दिख रहा है बेटा? यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्या होता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग। यहाँ से P बराबर क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर अपान आर, भी हम लोग पढ़े हैं, वी स्क्वायर बाई आर। यह भी पढ़े हैं बेटा, यह भी नहीं होगा, यह भी क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा बेटा? बी इक्वल टू बी बराबर की जो बी दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर बी दिया, सॉरी बी दिया है बेटा, क्या दिया है कि यह दिया है बेटा आई आर स्क्वायर। तो बेटा आई आर स्क्वायर जो होगा यह पी को निरूपित नहीं करेगा, मतलब विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो पी इक्वल टू वी इंटू आई, यह बेटा है ही, कहाँ गया वी इंटू आई? यह तो बेटा विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है। आई स्क्वायर आर यह भी है बेटा, आई स्क्वायर आर यह भी कहाँ गया? आई स्क्वायर आर, यही विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है, यह भी कर रहा है, लेकिन यह नहीं कर रहा है। यही क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है बेटा ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ होगा। ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ होगा। क्या होगा बेटा? में ग्राफ होगा। यह बताना बेटा नंबर एक सरल रेखा में, क्या दिया बेटा? एक सरल रेखा में, क्या बोला है बाबू? बी दिया है बेटा, बी वाला क्या दिया है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। क्या होगा बेटा? टेढ़ी और मेढ़ी रेखा। और सी वाला क्या दिया है बेटा? सी वाला दिया है वृत्त में। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बेटा ओम के नियम से धारा विभवांतर में कौन सा ग्राफ होगा? आपको बताना है कि ग्राफ होगा तो कौन सा होगा।
जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके कि कौन सा ग्राफ होगा, एक सरल रेखा होगा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी या वृत्त होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। बाबू एक रेखा खींचते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और एक रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं हम वाई अक्ष। बेटा मेरे लाल, ये होता है किसको निरूपित करता है, विभव को, और बेटा यह किसको निरूपित करता है, धारा को। इसके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं प्रतिरोध का। बेटा यही क्या करता है बेटा, ये जो होता है यही होता है किसका, धारा विभवांतर में ग्राफ होगा। ये कैसी है, एक सरल रेखा में है। कैसा है बेटा मेरे लाल मेरे हीरो, यह सरल रेखा में है, और सरल रेखा में है यही क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो इसको आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको करने में आप लोग लगभग 7 क्वेश्चन कर चुके, और 7 क्वेश्चन बहुविकल्पी ही थे, और 7 क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो 7 नंबर आप लोगों का तैयार हो गया अगर अच्छे से देखे होगे तो। चलो 8वां दिया बेटा, क्या दिया है, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या दिया है बेटा, 8वां, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है। बेटा थोड़ी सी सिस्टम की कमी है, इसलिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ जा रहा है। करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, दुधिया कर देता है। ठीक है बेटा, इस विलयन में क्या होगा, पूछ रहा है बाबू, इस विलयन में होगा तो क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, ये आप लोगों को बताना बेटा मेरे लाल, इस विलयन में क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। पहला दिया AlICl, बी दिया है बेटा NaCl, बी दिया बेटा सोडियम क्लोराइड, सी दिया है पोटेशियम क्लोराइड, और डी दिया बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बेटा कोई विलयन अंडे की पिसी हुई कवच से अभिक्रिया करके क्या करता है बेटा, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। मतलब चूना जो है बेटा उसके पानी को क्या कर रहा है, दुधिया कर दे रहा है। इस विलयन में क्या होगा आप लोगों को बताना बाबू मेरे लाल, इस विलयन में क्या होगा। तो बेटा अंडे के विलयन के पिसी हुए कवच सोडियम कार्बोनेट क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या करेगा बेटा, किससे अभिक्रिया करेगा, तो इससे करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब करेगा बेटा क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा बेटा, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा बेटा, CaCl, कैल्शियम क्लोराइड बेटा CaCl2 हो जाएगा। क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस निकालेगा बेटा यहां से, क्या कर रहा है, कोई विलयन अंडे के पिसी हुए कवच से अभिक्रिया, अंडे का पिसा हुआ कवच बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कौन सा विलयन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा बेटा, यहां से कैल्शियम CaCl हो जाएगा बेटा, कर लोगे। उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 3 होता है बेटा, Ca कैल्शियम कार्बोनेट 3, और क्या दिया बेटा HCl, यही दिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हो जाएगा बेटा CaCl2, क्या होगा बेटा CaCl2 प्लस HCl प्लस HCl नहीं बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, कौन सा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O देगा बेटा, क्या देगा प्लस H2O। तो मतलब कौन करेगा बेटा यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा बेटा इससे क्रिया। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, कोई धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, कोई धातु बेटा अम्ल से क्रिया करके
कौन सी गैस मुक्त करती है, मुक्त करती है, ये हमको बताना है बेटा। तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या, H2O2Cl दिया बेटा H2, बी वाला दिया है O2 और सी वाला दिया है Cl और डी दिया है कोई नहीं। तो बताना बेटा, एक चीज देखना बाबू, कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी क्या होगा, मान लिया यह एक क्या है, धातु है, यह क्रिया कर रही है बेटा किससे, अम्ल से। किससे कर रही है बाबू मेरे लाल, अम्ल से। जब यह इससे क्रिया करेगा तो बेटा ये कौन सा गैस देगा हमको, H2 गैस देगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। बेटा एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र दिया है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र क्या है बेटा, MCl है। क्या है, MCl है। इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। ये बेटा आप लोगों को बताना है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। पहला दिया है MnO2, ए वाला दिया है बेटा MnO2, बी वाला दिया है बेटा मेरे लाल, दिया है MnO3, क्या दिया है MnO3, सी वाला दिया है बेटा MnO2 का OThrive और डी वाला दिया बेटा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है बेटा, बताना है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र। बेटा क्लोराइड का सूत्र MCl है, इसके नाइट्रेट, तो नाइट्रेट जब हो जाएगा बेटा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MnO2 का OThrive, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या पूछ रहा है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमको बताना है। पहला दिया है बाबू मेरे लाल, इसमें ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, ए कैल्शियम CaSO4, क्या दिया, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ए दिया है बेटा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और बी दिया है बेटा, बी दिया है 2 CaSO4, दिया है क्या 2 CaSO4 इंटू 3/2 H2O। तीसरा दिया बेटा सी दिया CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, और डी दिया बेटा CaSO4 3H2O। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या होता है बेटा, हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम क्या होगा बेटा, Ca हो जाएगा, सल्फेट SO4, यहाँ पे डाट लगेगा बेटा, डाट। हेमी मतलब मिसेज ऑफ धर्मेंद्र, क्या होगा, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, यहाँ पे हेमी दिया बेटा, हेमी मतलब हाफ, क्या होगा यहाँ पे, डॉट, हाफ। हाइड्रेट मतलब बेटा क्या, हाइड्रेट मतलब पानी या जल, H2O। तो कहीं पे दिख रहा है CaSO4 इन डॉट हाफ H2O, कहीं पे दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को आ गया होगा। निम्न में समजातीय युग्म है, क्या दिया बेटा, दे रहा है निम्न में समजातीय युग्म है,
तो बेटा बताना समझाती युग्म क्या दिया है। पहला दिया है CH4 C2H4, क्या दिया बेटा CH4 व C2H4। बी दिया है बेटा, क्या दिया है CH3OH CH3OH व क्या दिया बेटा CH3CHO। सी वाला दिया है बेटा, क्या दिया CH3CHO CH3CHO व HCHO क्या दिया बेटा HCHO। और डी वाला दिया है बेटा मेरे लाल CH3OCH3 CH3OCH3 व क्या दिया बेटा CH3CO और क्या दिया बेटा CH3। तो बताना बेटा समझाती है तो कौन सा होगा CH3 सही है बेटा। COOC बेटा यह तो नहीं होगा। इसमें देखो बेटा CH3, देखो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, 4 H यहाँ पे, 3 H 4 यहाँ पे, 2 है, एक यहाँ 2 यहाँ पे बेटा, एक यहाँ पे OH सही है बेटा। इसमें कितना होगा CH2 का डिफरेंस होगा, अंतर जो होगा CH2 का अंतर होगा बेटा। तो समझाती जो होगा यह होगा, ना कि ए होगा, ना ए होगा, ना ही ये होगा। ये तो होगा ही नहीं बेटा, और यह भी नहीं होगा बाबू मेरे लाल, क्योंकि यहाँ पे OH देखो यहाँ पे OH है। ठीक है, तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझाती जो होगा यह हो जाएगा। ठीक है, लिख लो आप लोग। उसके बाद पूछा है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, इसको मिटाते हैं बेटा। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम पूछा बेटा। दिया है पहला एसिटिक एसिड, पहला क्या दिया बेटा एसिटिक एसिड दिया है, यह दिया है बाबू। बी वाला दिया, हाँ बेटा बी वाला दिया एथेनोइक अम्ल, क्या दिया है एथेनोइक अम्ल, ए हो जाएगा बाबू। और सी वाला दिया है, क्या दिया है मेथेनोइक अम्ल, क्या दिया है मेथेनोइक अम्ल दिया है, क्या दिया मेथेनोइक अम्ल। और डी वाला दिया प्रोपेनोइक अम्ल, क्या दिया बेटा प्रोपेनोइक अम्ल दिया है। अब बाबू बताना फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम। तो बेटा फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है, तो क्या होता है फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ये होता है बेटा फार्मिक अम्ल का सूत्र। तो एसिटिक नहीं एसिटिक एसिड जो है बेटा यह एक साधारण सूत्र है, क्या है बाबू मेरे लाल साधारण सूत्र है, ना कि IUPAC नाम है। ठीक है, एसिटिक एसिड का ही होता है बेटा IUPAC नाम, एथोनिक अम्ल होता है। एक चीज देखना बेटा, इसमें कार्बन कितनी बार है, एक बार है, और जब एक बार होता है तो क्या होता है मेथ होता है, तो प्रोपेनोइक होना हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेथेनोइक अम्ल होगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से इसमें से कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा 14 नंबर, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोला है बेटा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेटा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है, पहला उत्सर्जन में, दूसरा श्वसन में, पहला दिया बेटा उत्सर्जन में, दूसरा दिया बेटा श्वसन में, तीसरा दिया है बेटा श्वसन होता है बाबू, तीसरा दिया है पाचन में, क्या दिया है पाचन में, और डी दिया है बेटा इसमें वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करो कि कौन से हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो किसमें निभाता है बेटा। उत्सर्जन में तो कोई चांस ही नहीं है, पाचन में हीमोग्लोबिन का कोई महत्व नहीं होता बेटा, वृद्धि में हो ही नहीं सकता, किसमें निभाता मेरे लाल श्वसन में। हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें निभाती है बेटा, वह निभाती है किसमें श्वसन में। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा।
अगला क्वेश्चन कह रहा आहार नाल की सी के आकार की संरचना कहलाती है। आहार नाल के सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है, आप लोगों को बताना। ठीक है, क्या कह रहा बेटा, आहार नाल की सी के आकार की संरचना कहलाती है। तो बाबू पहला दिया इसमें ग्रहणी दिया है, पहला दिया है ग्रहणी, और दूसरा दिया है बेटा बी दिया है, इसमें क्या दिया है ग्रसनी, क्या दिया है ग्रसनी, और सी वाला दिया है क्या दिया है आमाशय दिया है, क्या दिया है आमाशय दिया है, और डी वाला दिया है बेटा कृमि रूपी परिशेषिका, क्या दिया है कृमि रूपी परिशेषिका, क्या दिया बेटा कृमि रूपी परिशेषिका दिया है बेटा। यहाँ पे जब करोगे तो देखना आहार नाल जो होती है बेटा, जब तुम लोग खाना वाना खाते हो, मान लिया ये तुम हो, कौन हो तुम हो, नाम पढ़ दे नहीं रहने दो, ये बेटा तुम हो, और जब खाना वाना खाते हो यहाँ से आहार नाल ऐसे होती है, ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे बना होता है बेटा ऐसे करके, और कुछ क्या करके बाबू ऐसे करके, उसके बाद यहाँ से ले जाके ऐसे मोड़ के ऐसे करके ऐसे मोड़ के ऐसे बना रहता है, जो सी आकार का होता है। ये जो होती है बेटा ये हमारा आमाशय कहलाती है, क्या कहलाता है आमाशय कहलाता है। जो सी टाइप का होता है बेटा यह ग्रहणी कहलाती है, क्या कहलाती है ग्रहणी कहलाती है। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा ए इज द राइट आंसर, ग्रहणी इज द क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कर लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला दिया है पित्त का निर्माण होता है, 17 नंबर क्वेश्चन है बेटा, बोल रहा है पित्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है बेटा, आप लोगों को बताना है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। पहला दिया पित्ताशय में, कहाँ पे दिया बेटा पित्ताशय में, बी वाला दिया है बेटा कहाँ दिया है यकृत में, बी वाला दिया है यकृत में, और सी वाला दिया है बाबू अग्नाशय में, किसमें दिया है बेटा अग्नाशय में, और डी वाला दिया है बेटा क्या दिया है वृषण में, किसमें दिया बाबू वृषण में। आप लोगों को बताना है बेटा कि किसमें होता है पित्त का निर्माण, किसमें होता है बेटा पित्त का निर्माण, आप लोगों को जल्दी से बताना, कमेंट करके बताओ किसमें होगा बेटा निर्माण, किसमें होगा पित्त का निर्माण जो होता है बेटा, निर्माण जो होता है वो किसमें होता है बाबू यकृत में होता है, किसमें होता है, और संचय जो होता है बेटा क्या होता है संचय जो होता है किसमें होता है बाबू मेरे लाल, वह होता है पित्ताशय में, किसमें होता है निर्माण अगर पूछेगा तो यकृत में, अगर संचय पूछेगा बेटा तो क्या बताओगे आप लोग संचय वाला बताओगे पित्ताशय में। कहाँ पे होता है बाबू मेरे लाल पित्ताशय में, तो कौन सा यकृत इस क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोगों को कर लोगे आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, क्या पूछ रहा है बेटा मेरे लाल, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, किस पदार्थ से बने होते हैं। बेटा क्या हो रहा है क्वेश्चन थोड़ा फोन से देख रहे हैं क्योंकि इसी में हम फोटो खींच लिए हैं, अगर आप लोग कमेंट देखेंगे तो फिर देख नहीं मिलेगा। ठीक है चलो आ जाओ, पहला दिया क्या दिया है डीएनए में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है नहीं, पेपर सर पे है और हम टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट होते रहेगा। बी दिया है बेटा क्या दिया है आरएनए में, क्या दिया है आरएनए में दिया है। सी क्या दिया है बेटा डीएनए व प्रोटीन से। पहला दिया बेटा गुणसूत्र किस पदार्थ से बनता है, तो किससे बनता है बेटा डीएनए से या आरएनए से, या क्या दिया बेटा डीएनए व प्रोटीन से, डीएनए व प्रोटीन से, या बेटा डी वाला ऑप्शन दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना बेटा जो गुणसूत्र होता है बेटा मेरे लाल वो किससे बनता है, बताओ मेरे हीरो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सब लोग कि किससे बनता है, किससे बनेगा गुणसूत्र, तो किससे बनेगा बेटा हमारा डीएनए व प्रोटीन से। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मानव में अंडाणु निषेचन होता है, आप लोग बताना बेटा मानव मादा में अंडाणु निषेचन
होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या दे रहा है, मानव मादा में क्या पूछा हमसे, अंडाणु निषेचन होता है। क्या होता है बेटा, अंडाणु निषेचन होता है, यह बताना हम लोगों को क्या होता है, अंडाणु निषेचन होता है। पहला ऑप्शन दिया है बेटा गर्भाशय में, दूसरा दिया अंडाशय में, तीसरा दिया योनि में। क्या दिया बेटा इसमें, पहला दिया है गर्भाशय में, बी वाला दिया है अंडाशय में, सी वाला दिया है बेटा क्या दिया है, योनि में, और डी वाला ऑप्शन क्या दिया है बेटा, अंडवाहिनी में। क्या बोल रहा है, अंडवाहिनी में। ये आपको बताना है किसमें, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो बेटा जो अंडाणु होता है ये अंडाणु होता है, और बाबू ये क्या होता है, शुक्राणु होता है। यही होता है ना बाबू, दोनों मिलते हैं जब मतलब स्पर्म होता है और अंडाणु जब क्या होता है बेटा, दोनों मिलते हैं तो इसका क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। क्या होता है, इसका निषेचन होता है। यही क्या होता है बेटा, युग्मजन होता है। ये किसमें होता है बेटा, निषेचन जो होता है किसमें होता है, अंडवाहिनी में होता है। किसमें होता है बेटा, यह होगा जो किसमें होगा, अंडवाहिनी में होगा, ना कि गर्भाशय में, ना कि अंडाशय में, न कि यौन में। यौन में भी नहीं होगा, अंडाशय में भी नहीं होगा, और गर्भाशय में भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग इतना कर लिए होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, 20वां कह रहा है बेटा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें होता है बेटा, पहला दिया हाइड्रा में, ये ऑप्शन दिया बेटा क्या दिया है, हाइड्रा में। बी ऑप्शन दिया बेटा, बी वाला क्या दिया, मटर में, बी दिया है मटर में। सी दिया बेटा शैवाल में, और डी हो जाएगा बेटा कोई नहीं। तो बताना आप लोगों को, तो मुकुलन क्या होता है बेटा, हाइड्रा में होता है। किसमें होगा, हाइड्रा में। ये हो जाएगा बेटा ये वाला इसका राइट आंसर। मटर में नहीं होगा बेटा, शैवाल में नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही होने देंगे। ठीक है बाबू, कर लोगे। चलो आ जाओ, दिया है बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि तीन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 2 एवं 3 ओम एवं 6 ओम है। इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए, इनका परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम व 4.0 ओम हो। बेटा दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या दिया है, तीन प्रतिरोधकों का प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम एवं 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम है। ठीक है बेटा, क्या पूछा है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए, कि मतलब इनको किस क्रम में जोड़ा जाए, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि क्या बेटा, कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान, इनका परिणामी प्रतिरोध का मान पहला दिया बेटा कितना, 4.5 ओम हो, 4.5 ओम हो। दूसरा क्या दिया बेटा, 4 ओम हो। क्या बोल रहा है, 4 ओम हो। तो बताना बेटा इनका संयोजन किस क्रम में किया जाए, इनका परिणामी प्रतिरोध जो हो 4.5 ओम हो या 4 ओम हो, यह हम लोगों को बताना बेटा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करते हैं बेटा। एक मान लिया प्रतिरोध R1 दिया है, 2 ओम दिया है। प्रतिरोध R2 दिया है बेटा, कितना दिया है, 3 ओम दिया है। इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध R3 दिया होगा बेटा, कितना दिया है, 6 ओम। बराबर यह क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इतना कर लोगे। अब बाबू हमें लाना है कितना, 4.5 ओम। तो प्रतिरोध का बेटा अगर संयोजन क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाए, मतलब ऐसे जोड़ दें अगर हम उठा के प्रतिरोधों को, किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में, तो ये होगा R1 मान लिया, ये होगा R2। तो परिणामी प्रतिरोध होगा जो होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये होगा बेटा। लेकिन अगर एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ा हो, दूसरा प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया जाए R1 और R2, तो परिणामी प्रतिरोध जो होगा वो R1 प्लस R2। ये बेटा होता हमारा कौन सा, श्रेणी क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। ये हमारा होता बाबू मेरे लाल कौन सा क्रम होता है, यह समांतर क्रम होगा, यह श्रेणी क्रम होगा। इसका संयोजन करना है, इसका संयोजन किस प्रकार करना है, इसका संयोजन कैसे करना है बेटा आप लोगों को, कि परिणामी प्रतिरोध 4.5 ओम आए या और कितना आए बेटा, 4 ओम आए। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं बेटा समांतर क्रम में। पहले अगर हम इसको जोड़ेंगे, मान लिया बेटा इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R3, ये हमारा हो जाएगा R2। तो जोड़ो, देखो कितना आता है, चेक करोगे बेटा। R1 और R2 समांतर क्रम में है, इन दोनों को जोड़ोगे तो मान लिया R डैश आएगा, क्या आएगा बेटा, R डैश आएगा। फिर यहाँ पे R2 है तो ये R डैश हो जाएगा, यह R2 रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू R1 का है बेटा 2 ओम, R3 का है 6 ओम, इसका है 3 ओम। इसका बेटा हो जाएगा 3 ओम, इसका निकालोगे तब तो पता चलेगा भी, कहाँ भी पता है तो हमें निकालना पड़ेगा। इसका जब निकालेंगे बेटा 1/R1 नहीं 1/R डैश करोगे 1/R1 और क्या है बेटा प्लस 1/R3। तो करोगे 1/2 प्लस 1 कितना है 6, और दोनों का एलसीएम अगर लेंगे हम बाबू कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 3 6 3 और प्लस बेटा 1/1 यहाँ पे 1 4/6, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2/3 है बेटा, 2/3 यहाँ पे है तो इसको करोगे 2/3 1/R डैश, R बराबर 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पे बेटा R डैश बराबर आ गया कितना, आ गया 1.5। इसको दोनों को बेटा जोड़ोगे R डैश और R2 का 3 1 कितना हो जाएगा 4.5। तो लिख लेना बेटा, पहले वाले में क्या लिखना आप लोग, R1 और R मतलब 2 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा 3 ओम के प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये आ जाएगा बेटा हमारा 4.5। अब लाना हमको 4 ओम लाना है बेटा। तो जैसे हम इसको किए हैं वैसे आप लोग इसका करके और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों का आया आंसर या नहीं आया, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब इसको मिटाते हैं और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, क्वेश्चन है बेटा कौन सा 22 नंबर है। निकट बेटा, निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों समझ जाना, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, और क्या दिया बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या दिया बेटा, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कितना कर लोगे बेटा आप लोग, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति फोकस दूरी की गणना कीजिए। सही दृष्टि के लिए लेंस की
प्रकृति फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये बताना आप लोगों को। आ जाओ मेरे हीरो। बेटा क्या है, निकट दृष्टि से आप क्या कहते हैं, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से 10 मीटर की तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति फोकस दूरी की गणना कीजिए। आप लोगों को बताना बेटा इसके सही प्रकृति और लेंस के फोकस दूरी को। ठीक है बेटा, निकट दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। दृष्टि दोष क्या होता है, क्योंकि बेटा दृष्टि दोष एक क्वेश्चन इसमें से पूछना कंपलसरी है, चाहे वो दूर दृष्टि दोष पूछे, क्या पूछे बेटा, चाहे वो दूर दृष्टि दोष पूछ ले या निकट दृष्टि दोष पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा, निकट दृष्टि दोष या बेटा जरा दूरदर्शिता। क्या पूछ ले, जरा दूरदर्शिता। चाहे यह पूछे, चाहे यह पूछे या यह पूछे, तीनों में से कोई ना कोई पूछेगा। चाहे जरा दूरदर्शिता पूछ ले या निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है बेटा, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्या होता है, लेकिन पास की नहीं देती है। बेटा इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। क्यों, क्योंकि गोलक जो होता है वह छोटा हो जाता है। आंख का जो गोलक होता है वह क्या हो जाता है, छोटा होता है। और दूर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा, इसमें निकट की तो वस्तु दिखाई देती है, दूर की मतलब निकट की दिखाई देती है, पास की देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि गोलक जो होता है बेटा वह बड़ा हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब पास की वस्तुएं हमको दिखाई दे और दूर की वस्तु ना दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका रीजन होता है कि आंख का जो गोलक होता है वह बड़ा हो जाता है। प्रतिबिंब जो होती है बेटा, जब गोलक बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होता है, अंदर बनने लगता है। जैसे आंख का गोलक यह है, यह बड़ा हो जाता है तो प्रतिबिंब जब जाती है बेटा, यहाँ पे लेंस वहां रहता है, लेंस रहता है, यहाँ पे पहुंचती है तो गोलक बड़ा होने के कारण पहले ही मिल जाती है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, जो कि बनना इसको यहाँ पे चाहिए तो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देता। तो इसके निवारण के लिए हम लगाते हैं बेटा चश्मा। चश्मे में लगता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा जरा दूरदर्शिता। हम डीपली नहीं बेटा, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत चल रहे हैं क्योंकि पेपर सर पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब टॉपिक तो आप लोग एंजॉय के साथ हंस के खेल के चाहे जैसे खा के पी के चाहे जैसे आप लोग पढ़ो मन से। ठीक है, तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है मेरे लाल, जरा दूरदर्शिता वह होता है जिसको बेटा निकट और दूर मतलब दूर और निकट और दूर, हाँ बेटा निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष हो जाए। क्या हो जाए बेटा, दोनों दृष्टि दोष हो जाए। क्या हो जाए, दोनों दृष्टि दोष हो जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब हम चश्मा लगाते हैं, भगवान ना करे किसी को जरा दूरदर्शिता हो, क्योंकि जिसको जरा दूरदर्शिता हो जाता वो चश्मा लगाता है तो कभी पास को देखने के लिए ऐसे करेगा चश्मा को, कभी दूर ऐसे करेगा। कहते नहीं बहुत लोग, क्या गाँव में कहते नहीं, अरे बुढ़वा ऐसे कर दो चश्मा, ऐसे कर दो, कहते नहीं है, कहते हैं बुढ़े जो हैं वो सठिया गए हैं। सठिया नहीं गए हैं बेटा, उनकी मजबूरी है क्या, कि उनको दिखाई सही से नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको जरा दूरदर्शिता हो गया है। ठीक है, तो बाबू निकट दृष्टि दोष बता देंगे, आप लोग बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लो। जिस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस व्यक्ति को, लिखना बेटा, जिस व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे या उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कर लोगे बेटा इतना। कारण क्या होता है बेटा, कारण होता है
गोलक जो होता है वह बड़ा हो जाता है। गोलक जो होगा बेटा वह बड़ा हो जाता है। निवारण क्या होगा बेटा इसका? निवारण होगा इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बाबू। अब बेटा इससे पीड़ित व्यक्ति अधिक 1 से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है बेटा? प्रतिबिंब बनाएगा कहां पे? v बराबर -10 सेंटीमीटर। कहां पे बेटा? और अनंत दूरी होगी उसकी बेटा वस्तु की दूरी। तो फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा हमसे? f पूछ रहा। तो f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u होता है, प्लस होता है। क्या होता है बताना बेटा। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना बेटा? -10 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा 1/f बराबर 1 -10 हो जाएगा बेटा। यह हो जाएगा माइनस, अनंत से भाग देंगे 1 में 0, 1/f बराबर -1/10, f बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या होगा? कौन सा लेंस होगा बेटा? अपसारी लेंस होगा। ठीक है, बता लोगे आप लोग। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसको हम मिटाते हैं बाबू। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाओ, 23 नंबर है। क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? पूछ रहा बेटा मेरे लाल, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? हो जाएगा बेटा। उसके बाद किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम और किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह भी बताना बेटा हमें कि किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम और किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह आप सबको बताना। ठीक है। किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम वह किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह बताना बेटा आप लोगों को। ऑप्शन दिया है इसमें बेटा, नहीं ऑप्शन वाला तो है या नहीं है। तो बेटा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण बताना किस रंग के लिए सबसे कम होता है, किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो बेटा श्वेत प्रकाश के लिए वर्ण विक्षेपण किससे होता है? सबसे पहले टॉपिक बेटा प्रिज्म से होता है। किससे होता है? प्रिज्म से होता है। प्रिज्म किस टाइप का होता है? हमको दिखता तो बेटा ये ऐसे है। कैसे? ऐसे दिखता है प्रिज्म। ठीक है, पर एक्चुअली जो होता है प्रिज्म बाबू मेरे लाल, वह होता है कुछ इस टाइप का। देखना कुछ इस टाइप का, शायद ऐसे ऐसे होता है प्रिज्म, इस टाइप का बेटा, ऐसे और इस टाइप का। एक्चुअली जो प्रिज्म होता है बेटा, एक्चुअली जो होता है अगर हम देखेंगे इस टाइप का होता है, लेकिन उसके सामने वाला फ्लैग हमको दिखता है और सभी फ्लैग, कोई फ्लैग दिखता नहीं है। ये नीचे का आधार हो जाएगा। आधार जो होता है बेटा आयताकार होगा। ये वाला साइड आयताकार होता है, इधर वाला साइड जो उधर से हमको दिखने का आयताकार, मतलब 3 साइड आयताकार होते हैं। सामने वाला एक त्रिभुज के आकार का होगा, पीछे वाला त्रिभुज का आकार का होता है। प्रिज्म का बेटा 5 परत होता है या 5 तल होता है। 2 उसमें से त्रिभुज के आकार का होता है, 3 क्या होता है बेटा उसमें से आयत के आकार का होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्रिज्म बेटा हमको दिखता कैसे है? सिर्फ उसके सामने का भाग दिखता है और पूरा भाग नहीं दिखता है। तो यह होता है बेटा हमारा क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। और ये बेटा हमारा क्या होगा? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है बाबू। यहाँ से एक प्रकाश आती है। क्या आता है? एक प्रकाश आती है। इससे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या बोला? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। क्या पूछ रहा है? आप क्या समझते हैं? यहाँ से जब आएगी बेटा प्रकाश तो जाएगी यहाँ पे, तो कहेगा हम ऐसे जैसे हम ऐसे जाएंगे, जाना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन नहीं, मोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिज्म क्या करता है? इसको मोड़ देगा। उसके बाद बेटा यहाँ से धीरे धीरे 7 रंगों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7
सातों रंगों में टूट के बेटा यहाँ पे आके फिर और मुड़ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, और इस सातों रंगों का नाम होता है, क्या होता है बेटा, विव विव ग्योर, GYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है बेटा, यह यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है ये नीचे वाला बैगनी, और सबसे ऊपर वाला बेटा क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है बेटा, रेड। रेड मतलब लाल। ठीक है, ऑरेंज होता है, पीला होता है, ग्रीन हरा होता है, नीला होता है। हो जाएगा बेटा, आप लोग कर लोगे। पूछा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, जो लाल होता है बेटा इसका सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य, जो बैगनी होता है मेरे लाल इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य अगर पूछेगा तो किसका होता है, वायलेट मतलब बैगनी का होगा बेटा। सबसे अधिक पूछ लेगा तो किसका होगा, लाल का होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटाएं बेटा मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे हीरो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से निम्न का आईयूपीएससी नाम लिखिए। क्या कह रहा है बेटा, निम्न का आईयूपीएससी नाम लिखिए। निम्न का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है बेटा। ये आप लोगों को लिखना है, खुद पढ़ लेना अच्छे से। निम्न का आईयूपीएसी नाम। इसके पहले एक चीज और एक टॉपिक बता दे रहे हैं आपको बेटा कि इसमें पूछता है विद्युत मोटर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर, जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, यह जरूर देख लेना आप लोग जाके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर। और एक और बेटा धारावाही परिनालिका, परिनालिका। ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा बेटा, मतलब देखा जाए मोस्ट तो मोस्ट स्क्वायर नहीं, मोस्ट पे 100 क्या होगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि मोस्ट पे अगर 100 है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। 100 नहीं, हम तो कह रहे हैं बेटा 100 नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग देख लेना, विद्युत मोटर, विद्युत जनित धारावाही प्रणाली का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला दिया है बेटा, क्या दिया है, CH3COCH2, और क्या दिया बेटा, CH3। इसका बताना बेटा, यहाँ पे देखो CH3 क्या दिया है, CH3COCH2, CH3 यही दिया ना बेटा, CH3CO, एक मिनट बेटा, यहाँ से CO CH2 CH3 यही दिया है। तो बेटा ये कौन सा समूह होगा, देखोगे CO दिया है, कीटोन समूह का होगा। इसका नाम हो जाएगा कितना बेटा, पहला दूसरा, पहला 1 2 3 4, कार्बन परमाणु कितने हैं बेटा, 4 है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा ब्यूटेनोन 1 2 2, ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया है इसमें बेटा, दिया है क्या, HCHO, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। HC कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो मिटाएं बेटा इसको। अगला कह रहा है बेटा, क्या होता है जब समीकरण द्वारा समझाइए। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है समीकरण द्वारा समझाइए। पहला दिया है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या दिया है बेटा, शुष्क शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है बताना बेटा आप लोगों को, तो बताओगे क्या होगा बेटा, जब इसको क्लोरीन, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, आप लोग बताओ बेटा। बुझा हुआ चूना,
बुझा हुआ चूना क्या होता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बेटा ये बुझा हुआ चूना है, इस पर क्या क्लोरीन गैस Cl2 जो क्या किया जाएगा बेटा, डाला जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, क्या बनता है, विरंजक चूड़ बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, क्या बनेगा बेटा, CaOCl2, और क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जल बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा, बुझा चूना कहते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, क्लोरीन गैस है, और यह क्या है बेटा, विरंजक रंजक चूड़ है, और यह तो जल है। तो बेटा जब कैल्शियम क्या होगा, शुष्क बुझे चूने पे क्लोरीन गैस मिलाया जाएगा, डाला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से विरंजक चूड़ और हमको जल मिलेगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। दूसरा दिया है बेटा, क्या दिया है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। क्या बोल रहा है बेटा, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या किया जा रहा है बेटा, गर्म किया जाता है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो लिख लेना, गर्म किया जाता है। तब क्या होगा बेटा, जिप्सम को जब गर्म करोगे तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम CaSO4, क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट, और 2H2O, इस क्या होता है बेटा, जिप्सम का सूत्र होता है। हो जाएगा बेटा, जब इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, क्या करोगे, इसको गर्म करोगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से गर्म करने पर ये कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, CaSO4 और हाफ H2O प्लस बेटा 3/2 H2O में टूट जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बेटा, और यह तो जल होता है, पता ही है बेटा। क्या होता है यहाँ पे 2H2 है, मतलब जल जो है कितना है, 2 है। तो क्या करेगा इसका बेटा 1.5 मतलब 1.5 जल ये लेगा, और 0.5 जो बचेगा वो ये ले लेगा, मतलब 0.5 को कितना लिखते हैं हम, हाफ, आधा। तो क्या करेगा बेटा, जब जिप्सम को तोड़ेंगे, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट H2H2O, इसको कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और बहुत ही इजी भी है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना। क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना बेटा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग लिख लो, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, हम बोल दे रहे हैं बेटा क्योंकि लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लिख लो, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 H2O और प्रकाश की मदद से तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या होते हैं बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से और प्रकाश से क्या करते हैं, अपने भोजन को तैयार करते हैं। मतलब क्या करते हैं बेटा, अपनी प्रक्रिया को वह तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है और जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो बेटा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से और प्रकाश से क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को की प्राप्ति करते हैं और उसी से क्या करते हैं बेटा, जीवित रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे बेटा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होता है कौन कौन सा होता है, लिख लो आप लोग। आवश्यक पदार्थ कौन कौन सा होता है, आवश्यक पदार्थ किसके लिए बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए। पहला होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है बेटा मेरे लाल, सूर्य का प्रकाश। यह होता है सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट, वाटर मतलब जल, पानी, H2O होता है बेटा। यह होता है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल, हो जाएगा। चौथा क्या जरूरी होता है बेटा, क्लोरोफिल। क्या होता है, चौथा जरूरी होता है क्लोरोफिल होता है।
ये चारों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है बेटा, चारों पदार्थों की जरूरत होती है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लिख लो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। इसके बेटा चरण होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। ये रहने दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसको रहने दो आप लोग। ठीक है, इसके बाद पूछता बेटा मानव यकृत को परिभाषित कीजिए। मानव यकृत को परिभाषित कीजिए। तो मानव यकृत को क्या करना बेटा, आप लोगों को परिभाषित करना है। तो मानव यकृत का फिगर आप लोग किताब में होगा, आप लोग किताब से देख लेना। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ही नहीं, यकृत जो होता है बेटा वो शरीर के सबसे बड़ा अंग ही नहीं बल्कि ग्रंथि भी है। जो यकृत होती है हमारी क्या होती है बेटा, ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 किलोग्राम का होता है। यह कितना होता है बेटा, लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 किलोग्राम के करीब का होता है। ठीक है, तो बेटा आप लोग मानव यकृत संरचना देख लेना किताब से और उसको तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है मानव यकृत के बारे में। यकृत के जो कार्य होते हैं बेटा वह आप लोग देख लेना, यकृत के कार्य क्या क्या पूछता है। यकृत के कार्य जितने भी होते हैं उसको तैयार कर लेना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लोगे आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोग देख लेना, मेंडल के प्रभावित का नियम स्पष्ट कीजिए। मेंडल का नियम आप लोग देख लेना, मेंडल का नियम क्या होता है बेटा, मेंडल की प्रभाविता का नियम, क्योंकि वह भी जरूरी है। उसके बाद बेटा गर्भरोधन के प्रकार, गर्भरोधन के प्रकार भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यह भी देख लेना। बायो से सब है बेटा, गर्भरोधन के प्रकार। अगर नहीं आएगा आप लोगों को समझ में बेटा तो बताना, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ, जो कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों को न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। तो शायद कल न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराएं, वो भी अच्छे अच्छे जो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। ठीक है।